हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको जो हमारी संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के बारे में पढ़ाएंगे, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ाएंगे। तो नीति निर्देशक तत्व के जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल्स पढ़ने से पहले जो है वो हम उसकी थोड़ी बेसिक सी जानकारी या बेसिक सा नॉलेज जो होता है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो सबसे पहले जो आता है कि वो हमारे कौन से भाग में दिए गए, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 में, यानी कि भाग 4 में जो है वो नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में। अब आता है कि हमने नीति निर्देशक तत्व के भाग 4 को देख लिया कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। तो अब हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उनमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, यानी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है वो आर्टिकल्स आते हैं। तो अनुच्छेद जो होते हैं वो नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है वो नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद आते हैं, ठीक है। यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो आते हैं वो हमारे संविधान के भाग 4 में शामिल किए गए हैं और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में प्रावधान इन अनुच्छेदों में किया गया है, जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो उनका प्रावधान हमने कहाँ से लिया है। यानी कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रहे थे, यानी कि संविधान का निर्माण कर रहे थे, हमारी संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस समय ये सोचा गया कि हमने देखा कि किसी न किसी देश से जो वो हमने कुछ न कुछ जरूर लिया है। इसीलिए तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान आता है, क्योंकि हमने सभी कंट्रीज से जो हमें अच्छी लगी वो चीज़ ले ली है, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, वो हमने यूएसए से ली है, ठीक है। उसी प्रकार जो नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो आते हैं वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। किसके संविधान से लिए हैं? तो वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ये हमने कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी को उठाया है या डीपीएसपी को लिया है, ठीक है। यानी कि नीति निर्देशक तत्व हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के कौन से भाग में शामिल किए गए हैं? तो भाग 4 में आते हैं, ठीक है। और फिर अगर हम देखें कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, कौन से अनुच्छेद में आते हैं, या कहाँ से लेकर कहाँ तक अनुच्छेद आते हैं, तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है वो हमारे डीपीएसपी आते हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर हमने देखा कि इनका प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। 3 क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के सभी एग्जाम में जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपसे पूछेंगे कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारे संविधान के कौन से भाग में आते हैं? तो भाग 4 में आते हैं। कौन से भाग में आते हैं? भाग 4 में। और ये जो डीपीएसपी जो आते हैं वो कौन से आर्टिकल्स में आते हैं, यानी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक का आर्टिकल आता है? तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधानों के बारे में वर्णन किया गया है। अब थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उनका प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और आयरलैंड जो होता है वो उसने किससे लिया है? तो उन्होंने जो है वो स्पेन से लिया है। किससे लिया है? स्पेन से। ये जो होती है वो ट्रेन चलती रहती है, यानी कि पहले जो है वो आयरलैंड ने स्पेन से लिए है और आयरलैंड जो था, आयरलैंड से हमारे इंडिया ने ले लिए, ठीक है। यानी कि पहले स्पेन से किसने ले लिया? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने किससे लिया? आयरलैंड से किसने ले लिए? तो इंडिया ने ले लिए, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब हम अगला देखते हैं कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, इनका एम क्या है। तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य ये है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, राज्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास करना चाहते हैं। यानी कि इसके उद्देश्य क्या है? तो ये लोक कल्याणकारी, ओके, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं।
राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। और ये जो होते हैं वो सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिकली और जुडिशियल, सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास जो है वो हमारे नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी करना चाहते हैं। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य यही होता है कि हम जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर दें। यानी कि डीपीएसपी का, नीति निर्देशक तत्वों का मेन उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास करना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है, या फिर नीति निर्देशक तत्व क्यों बनाए गए हैं। तो आपसे आपका ऑप्शन में ये मिलेगा कि हमारे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए नीति निर्देशक तत्व जो है वो डेवलप किए गए हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को बनाया गया था। अब आता है कि इनका महत्व क्यों है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमारी जो प्रस्तावना जो आती है, प्रस्तावना का ज्यादातर जो आधार जो है, यानी कि उसके जो प्रस्तावना का आधार या उसके जो मतलब उसमें जो बताए गए हैं, स्रोत बताए गए हैं, वो ज्यादातर जो है वो डीपीएसपी से संबंधित है, यानी कि डीपीएसपी से रिलेटेड है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना जो आती है उसमें जो आधार, उसमें जो उद्देश्य या उसमें जो बताया गया है वो हमारे डीपीएसपी से रिलेटेड है। यानी कि प्रस्तावना के उद्देश्य को जो स्थान हम जिस भाग में दिया गया है वो डीपीएसपी में दिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है, इसलिए इनका महत्व ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि जो हमारे डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व जो है उनकी सलाह किसने दी, यानी कि इनका उनके बारे में परामर्श किसने दिया। तो आपको एक बात और बताइए कि जब हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय ऐसी कंडीशन नहीं थी कि हमें सभी तत्व जो है या सभी सुविधाएं जो है, सभी राइट्स जो है वो दे पाए सरकार। इसीलिए क्या किया कि जो मौलिक अधिकार यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ में जो है वो डीपीएसपी का विकास हो रहा था। मतलब क्या है, सेंस क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स को डेवलप किया जा रहा था उसी समय ही डीपीएसपी का विकास किया जा रहा था। तब फिर आपने सोचा होगा कि फंडामेंटल राइट्स को तो लीगल घोषित कर दिया, यानी कि गारंटी दे दी इनके लिए तो गारंटी दे दी गवर्नमेंट ने कि अगर इनका उल्लंघन होता है, यानी कि इनका उल्लंघन होता है या इनका कोई पालन नहीं करता है तो हम सीधे कहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी कि ये न्याय योग्य हैं। जो फंडामेंटल राइट्स जो आते हैं वो न्याय योग्य हैं, यानी कि न्याय की अवधारणा से संबंधित आते हैं, न्याय योग्य हैं। ठीक है, और ये जो डीपीएसपी जो आते हैं वो न्याय योग्य नहीं है, यानी कि ये जो है वो न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, मतलब कि ये न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित नहीं है, ये 2 पॉइंट याद रखना, यानी कि न्याय के योग्य नहीं है और न्यायोचित नहीं है। यानी कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, हमारे अधिकारों का हनन होता है, तो हम कहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे अधिकारों का जो वो हनन हो रहा है, इनके लिए हमें गारंटी दे दी गई है। लेकिन जो डीपीएसपी जो थे उनके लिए हमारे पास में कोई गारंटी नहीं है, किसी ने गारंटी नहीं दी है, और ये जो है वो न्याय योग्य नहीं होते हैं, यानी कि इनका हनन होता है तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ये न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, इसी बात की वजह से जो इसकी आलोचना होती है, यानी कि आपको कंपटीशन एग्जाम में, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेंस में कि नीति निर्देशक तत्वों की जो है वो आलोचना क्यों की जाती है। तो एक इसी कारण की वजह से नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना की जाती है। किस कारण की वजह से, कि ये न्याय योग्य नहीं है, ये न्यायोचित नहीं है, इनको न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी आलोचना की जाती है। अब हमारा क्वेश्चन था कि ये सलाहकार या परामर्शदाता कौन है नीति निर्देशक तत्वों के, कि डीपीएसपी के लिए सलाह किसने दी, परामर्श किसने दिया। तो इनके लिए जो सलाह और परामर्शदाता जो आते हैं वो BN राव आते हैं।
BN राव के द्वारा कहा गया है कि जो DPSP जो होते हैं वो एक बार जो है वो ऐसे साइड में रख दो, यानी कि इनके लिए गारंटी मत दो, इनके लिए ये मत कहो कि इनको हम न्याय योग्य नहीं, यानी कि इसको न्याय योग्य मत बनाओ, यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसके अगर इनका हनन होता है तो हम अपील नहीं कर सकते हैं, ये BN राव ने कहा था। क्योंकि उस समय हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो थी वो इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं थी कि वो हमें ये सभी नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमें दे पाए। इसीलिए BN राव ने कहा कि जब फंडामेंटल राइट्स को डेवलप किया जा रहा था उस समय कहा कि इनको तो गारंटी योग्य बना दो, यानी कि न्याय योग्य बना दो, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है उनको ऐसे रखो कि जैसे हमारे राजस्थान या हमारे किसी भी स्टेट, यानी कि भारत के किसी भी स्टेट की जो सरकार जो होती है वो कोई पॉलिसी, कोई नीति या किसी भी प्रकार की जो है वो जनता से संबंधित कोई कल्याण संबंधी कोई कार्य करती है, तो नीति निर्देशक तत्व में जो प्रावधान दिए गए हैं उन सभी अनुच्छेदों या उन सभी प्रावधानों को जो है वो ध्यान में रखते हुए जो है वो कार्य करेगी। यानी कि हमारी सरकार को ये, हमारी सरकार की नीतियां जो बनती है उनको निर्देशित करने का कार्य करती है। निर्देशित मतलब यानी कि सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है उनको एक मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करती है। ठीक है, ये BN राव के द्वारा सलाह व परामर्श दी गई। अब आपको नीति निर्देशक तत्वों में जो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व जो आते हैं उनके लिए सलाह व परामर्श किसने दिया है, तो वो BN राव के द्वारा दिया गया है। ठीक है, BN राव के द्वारा दिया गया है, याद रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बार बार आता रहता है। तो सलाह और परामर्श किसने दिया है, BN राव ने। अब आता है क्वेश्चन नेक्स्ट कि जो नीति निर्देशक तत्व जो आते हैं वो किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें दी गई हैं, जो सिद्धांत दिए गए हैं, जो बातें कही गई हैं वो हमने किस पे आधारित है, यानी कि किसकी विचारधारा के ऊपर आधारित है। तो जो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आधारित है एक तो समाजवादी, समाजवादी, और एक है गांधी जी, गांधीवादी। ठीक है, एक है गांधीवादी, एक है उदारवादी। ओके, यानी कि फर्स्ट टर्न तो है समाजवादी, सेकंड है गांधीवादी, थर्ड है उदारवादी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि समाजवादी क्या होता है, गांधीवादी क्या होता है और उदारवादी क्या होता है, तो आपको बताएंगे, डोंट वरी। तो समाजवादी क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। समाजवादी यानी कि समाज के कल्याण से संबंधित कोई भावना होती है, यानी कि लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाना, लोगों के जो आर्थिक विकास करना, उनमें जो है वो जन चेतना के कार्य करना, उनको जो है वो आगे इम्प्रूव होने के लिए जो है वो साधन उपलब्ध करवाना, ये जो होते हैं वो हमारे समाजवादी विचार होते हैं। वादी का मतलब होता है विचार, यानी कि समाज से संबंधित जो विचार होते हैं उसको हम बोलते हैं समाजवादी विचार। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि समाज के कल्याण या लोक कल्याण की भावना से संबंधित जो थॉट्स होते हैं या सिद्धांत होते हैं वो होते हैं समाजवादी विचारधारा में, यानी कि समाजवादी होते हैं वो। अब आता है हमारा नेक्स्ट, क्या आता है, गांधीवादी। गांधीवादी क्या होता है, गांधीवादी ये होता है कि गांधी जी के जो विचार थे, यानी कि कुटीर उद्योगों की स्थापना करना। गांधी जी के विचार थे कि कुटीर उद्योगों की स्थापना कर दो, निर्वाह मजदूरी संबंधी प्रावधान, निर्वाह मजदूरी संबंधी प्रावधान। ठीक है, यानी कि गांधीवादी, गांधी जी के जो विचार जो थे, गांधी जी के जो सिद्धांत जो थे वो गांधीवादी में हम शामिल करते हैं। तो वो ही आता है कि गांधीवादी की जो धारणाएं थी, उनके जो सिद्धांत थे गांधी जी के, वो इन अनुच्छेदों में शामिल किए गए हैं, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेदों में शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है उदारवादी। ओके, उदारवादी क्या होता है, कई को लगता है कि उदारवादी जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं होता है। आप आज देख लो बोर्ड के ऊपर और समझ लो, कंफर्म बता सकती हूँ कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी कि उदारवादी क्या होता है। उदारवादी का मतलब होता है उदारता बरतना, यानी कि सरकार के द्वारा उदारता बरती जाना। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, यानी कि आपने अपने पापा से एक बाइक की डिमांड की, लेकिन उन्होंने आपको कार दिला दी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उदार हो गई, है ना। यानी कि अगर हम सरकार से चाहते हैं कि वो नॉर्मल सी पॉलिसी लॉन्च कर दे, है ना, लेकिन सरकार के द्वारा हमें 2-3 पॉलिसी और दे दी जाती है, यानी कि हमारे कल्याण से संबंधित 2-3 पॉलिसी और
और नेक्स्ट हमारा दूसरा आता है गांधीवादी। गांधीवादी का नाम से ऐसे अजीब सा लग रहा है कि गांधीवादी क्या होता है, बल्कि इसका आंसर जो सुनोगे आप तो बहुत ज़्यादा सही सा लगेगा, यानी कि ऐसे लगेगा कि ये तो हमको पता ही था। यानी कि गांधी जी के जितने भी विचार थे, गांधी जी ने जितने सिद्धांत दिए, जितने थॉट्स दिए, वो सभी जो विचार आते हैं उनको हम गांधीवादी कहते हैं। यानी कि गांधी जी से संबंधित जितने भी सिद्धांत आते हैं, जो गांधी जी ने कहे थे कि हमें चरखा संघ की स्थापना करनी चाहिए, चरखा संघ की स्थापना करनी चाहिए। गांधी जी जो है वो सत्याग्रह के मार्ग पे चले थे, सत्याग्रह के मार्ग पे चले थे और बुनियादी शिक्षा के ऊपर बढ़ावा दिया था। बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। ये संबंधी विचार जो आते हैं वो हम गांधीवादी विचारधारा में सम्मिलित कर सकते हैं। कैसे? यानी कि गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि हमें बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, चरखा संघ की स्थापना करनी चाहिए और खादी से बने हुए जो वस्त्र जो होते हैं वो धारण करने चाहिए। और जो हमारे गांधी जी जो थे वो सत्याग्रह के मार्ग पे चलते थे, अहिंसा के मार्ग पे चलते थे, अपरिग्रह का मार्ग अपनाते थे, अनशन का मार्ग अपनाया करते थे। वो सभी विचारधाराएं जो आती है वो गांधीवादी में आती हैं। ठीक है। दूसरा आता है उदारवादी। अब आप सोचोगे कि उदारवादी क्या होता है, बल्कि आपको पता नहीं है कि उदारवादी सबसे ज्यादा सरल है। कैसे? तो देखो बोर्ड पे, उदारवादी का मतलब होता है कि उदारता बरतना। यानी कि हमारी सरकार जो है वो इतनी ज्यादा उदार हो जाए कि हम भी सोचने लगे कि सच्ची में इतने उदार हो गए। यानी कि हमने मांगी तो ओनली एक पॉलिसी थी और उन्होंने 3-4 पॉलिसी हमें जो है वो दे दी। इसको जो है वो उदारता कहते हैं। अब आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। जैसे कि आपने अपने पापा से सिर्फ एक बाइक की मांग की थी, लेकिन उन्होंने आपको कार लाकर दे दी, तो यानी कि वो बहुत ज्यादा उदार हो गए। वो बहुत ज्यादा क्या हो गए? उदार हो गए। इसको बोलते हैं उदारवादी। ठीक है। यानी कि उदार विचार, यानी कि उदारता बरत देना, यानी कि बहुत ज्यादा उदार दिखा देना, इसको हम बोलते हैं उदारवादी। समाजवादी हो गया, गांधीवादी हो गया, उदारवादी हो गया। और इन तीनों से संबंधित जो बातें आती हैं वो डीपीएसपी में अपनाई गई है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में अपनाई गई हैं। हो गई। अब हमने पढ़ लिए कि नीति निर्देशक तत्व कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में आते हैं, कौन से अनुच्छेद में, कौन सा अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक किसमें अनुच्छेद आते हैं, ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, इनकी आलोचना क्या आती है और ये किसके ऊपर आधारित है, इसके महत्व क्या आते हैं, इसके उद्देश्य क्या आते हैं। ये तो हुआ हमारा बेसिक नॉलेज। अब हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों के जो आर्टिकल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये नीति निर्देशक भी मिटा दिया क्या? अब हम नीति निर्देशक के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बेसिक नॉलेज लेने के बाद में अब हम उनके अनुच्छेदों के बारे में देखेंगे। ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि एक राज्य की क्या परिभाषा होगी, ये हमें अनुच्छेद 36 में बताया गया है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है। आर्टिकल 36 में ये कहा गया है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी, राज्य की परिभाषा क्या होगी। और इसके लिए कहा गया है कि आर्टिकल 36 में कहा गया कि राज्य की परिभाषा वही परिभाषा होगी जो हमारे भाग 3 के आर्टिकल नंबर 12 में दी गई है। ठीक है। यानी कि आर्टिकल 36 में कहा गया कि राज्य की क्या परिभाषा होगी और राज्य की परिभाषा में इन्होंने बताया कि जो भाग 3 में आर्टिकल 12 में दिया गया है वही राज्य की परिभाषा होगी। अब इसने तो ये बता दिया, अब हम देखेंगे कि भाग 12 में राज्य की परिभाषा क्या दी गई है। ठीक है। इसमें दी गई है, फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है इसमें कि पहले रखेंगे केंद्र सरकार। ठीक है। दूसरा पॉइंट रखा गया है राज्य सरकार। तीसरा पॉइंट रखा गया है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल। और चौथा पॉइंट रखा गया है स्थानीय प्राधिकरण।
यानी कि लोकल अथॉरिटी। और अगला पॉइंट रखा गया है अन्य प्राधिकरण। अब आप सोचोगे कि मैम अन्य प्राधिकरण क्या आता है, तो अन्य प्राधिकरण जो आता है उसमें हमारे डीएम साहब, एसडीएम साहब और एसपी साहब, ये जो अधिकारी जो आते हैं उनको हम अन्य प्राधिकरण में शामिल करते हैं। ठीक है, ये एक राज्य की परिभाषा आ गई, यानी कि ये जो पूरी जो है वो एक राज्य की परिभाषा है। यानी कि जो भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 में केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण में डीएम, एसडीएम, एसपी के अधिकारियों के बारे में जो बताया गया है वो हमारे भाग 3 के आर्टिकल नंबर 12 में बताया गया है। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि राज्य की परिभाषा वही रहेगी जो भाग 3 में आर्टिकल 12 में बताया गया। और आप बोलोगे कि मैम भाग 3 में क्या आता है, तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, पता नहीं है क्या आपको? सॉरी तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, भाग 3 में और आर्टिकल 12 में हमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण जिसमें कि डीएम, एसडीएम, एसपी को शामिल किया गया है। ये तो हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 36 जिसमें कि राज्य की परिभाषा बताई गई है। अब आता है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 जो है इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी जो आते हैं वो न्याय योग्य नहीं है, यानी कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि डीपीएसपी न्यायालय में, यानी कि डीपीएसपी जो है वो न्याय योग्य नहीं है, यानी कि इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में इनके हनन होने पे हम जाके अपील नहीं कर सकते हैं, जो कि हम फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकते हैं, वो आपको पहले बता दिया है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 37 में दिया गया है। आर्टिकल 38 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 38 में दिया गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय की व्यवस्था या स्थापना। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 36 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है, जो कि भाग 3 के आर्टिकल 12 में बताया गया है। और आर्टिकल 37 जो आता है उसमें डीपीएसपी जो होते हैं वो न्याय योग्य नहीं होते हैं, यानी कि ये गैर न्यायोचित होते हैं। ये गैर न्यायोचित होते हैं। ठीक है, न्यायोचित होते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल। फिर आर्टिकल 37 में डीपीएसपी न्याय योग्य नहीं होते हैं, गैर न्यायोचित होते हैं। आर्टिकल 38 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, ये आपको बता दिया कि ये डीपीएसपी के जो है वो क्या आते हैं, उद्देश्य आते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 39 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 39 में बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि आर्टिकल 39 में ये बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन और संसाधनों का उचित वितरण। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 39 में बताया गया है कि समान कार्यों के लिए समान वेतन और संसाधनों का उचित वेतन, यानी कि ये वुमेन एंड ये महिला और ये इधर पुरुष। ठीक है, अब इनके द्वारा, दोनों के द्वारा वर्क किया जाता है। ठीक है, अब इनको जो है वो 500 रुपये दे दिए जाते हैं और इनको 1000 रुपये दिए जाते हैं, तो ये समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं हो सकता कि ये दोनों कार्य जो है वो समान रूप से कर रहे हैं, लेकिन इनको तो मिल रहे हैं 1000 रुपये और इनको मिल रहे हैं 500 रुपये, तो ये भेदभाव होगा। ठीक है, भेदभाव होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रावधान
किया गया है कि समान कार्यों के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, इस लाइन को समझ लिया आपने। अब ये जो दूसरी लाइन हमने लिखी है कि संसाधनों का समुचित वितरण, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि ये पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ से बड़े बड़े पत्थर निकल रहे हैं, यहाँ पे 10 घर हैं। अब इन पत्थरों का यूज जो है वो इन 10 घरों को दे देंगे, तो फिर क्या होगा कि ये जो 10 घर आते हैं यही ज्यादा पैसे वाले हो जाएंगे, यानी कि ये तो डेवलप हो जाएंगे और इधर जो घर आते हैं वो बेचारे ऐसे रह जाएंगे, यानी कि उनका विकास ज्यादा नहीं हो पाएगा जितना कि इनका विकास हो पाएगा। तो इसीलिए फिर क्या किया, इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा या हमारी सरकार के द्वारा ये अपनी नीतियों में ये किया जाना चाहिए कि संसाधनों का उचित वितरण किया जाना चाहिए। ठीक है, इस एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लेना। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A में क्या किया गया है कि हमने देखो, पहले हमने राज्य की परिभाषा के बारे में बता दिया, फिर डीपीएसपी न्याय योग्य है या नहीं इसके बारे में बता दिया, फिर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना कर दी, फिर समाज में जो है वो हमने समान कार्य के लिए बता दिया। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि हमने न्याय के कार्य तो न्याय के संबंध में प्रावधान तो किए ही नहीं, मतलब जैसे आर्टिकल 39A में ये कहा गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 39A में ये कहा गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता दी जानी चाहिए। ठीक है, और ये कब जोड़ा गया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है, तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है। उस टाइम सरकार कौन सी थी, तो मोरारजी देसाई, उस टाइम सरकार थी मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है, जी की सरकार थी जब ये 39A जो था वो निःशुल्क विधिक सहायता का, यानी कि सभी को जो है वो न्याय जो है वो निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके, न्याय जो है वो सभी को निःशुल्क रूप से मिल सके, इसके लिए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा 39A जो है वो जोड़ा गया है, यानी कि 39 में क्लोज 39A जोड़ा गया। ओके, ये हो गया हमारे आर्टिकल 39A। ऊपर वाले रफ कर दूं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या दिया गया है, ऊपर देख लो। आर्टिकल 40 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 40 में बताया गया है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पंचायत राज व्यवस्था के बारे में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि पंचायत राज व्यवस्था के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी हुआ होगा, शायद नहीं हुआ ही है। ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था के संबंध में अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब पंचायत राज व्यवस्था के लिए जो है वो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 में ये कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया था, हमारी ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया था, ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया था, जो कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 के बाद में जो इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है ग्राम पंचायतों को। अब हमने आपसे कहा था ना कि जब मौलिक अधिकारों को डेवलप किया जा रहा था उस समय जो वो सरकार के द्वारा हमें जो नीति निर्देशक तत्वों में जो प्रावधान दिए गए वो उस समय नहीं दिए गए थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो सरकार के द्वारा या फिर हमारी पूरी गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो इनको लागू करने के लिए संबंध में कार्य किए जा रहे हैं। इसमें से पंचायती राज व्यवस्था को उन्होंने ले लिया है। ठीक है, ये आप समझ गए हो पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल 40 में। अब इसको 39 और 39 क्लोज 39A को मिटा देते हैं, फिर आगे के आर्टिकल्स देखते हैं। आगे जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल 41 आता है। आगे जो आर्टिकल आता है वो अनुच्छेद 41 आता है। ठीक है,
अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ काम के लिए दशाओं को डेवलप करना, यानी कि जैसे शिक्षा, एजुकेशन डेवलप करना, जॉब्स के साधन डेवलप करना, रोजगार संबंधी प्रावधान देना, कुछ दशाओं में काम की व्यवस्था करना, कुछ दशा में काम देना, कुछ दशा में काम देना। जैसे कि आप समझ सकते हो कि जैसे बेचारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग हो गए, महिला हो गई, इनको जो अपने जीवन निर्वाह के लिए